गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि कल यानी कि 30 के दिन पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। एंड पंजाब का जो बंद था ये काफी सक्सेसफुल रहा, ऐसा यहाँ पर प्रोटेस्टिंग किसानों का कहना है। दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जो काफी लंबे समय से फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि अब वो किसानों के साथ बातचीत करे। जो उनका एमएसपी की डिमांड है, उनके लोन वेवर की डिमांड है, और साथ ही साथ जो दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ था या दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द फार्म लॉज, वहां पर जो लोगों के अगेंस्ट, जो किसानों के अगेंस्ट जो केसेस इंपोज किए गए थे, उन सबको विड्रॉ करे। तो कल के इस बंद के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों ने भी काफी समर्थन दिया इस पर्टिकुलर बंद का। आम लोगों ने भी इसमें यहाँ पे बल्कि पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर बंद के अंदर। तो किसानों का अब ये डिमांड उठ गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब डेफिनेटली उनके साथ आके मिलकर बातचीत करनी चाहिए एंड उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवाना चाहिए। दोस्तों, नया साल बहुत ही जल्द आने वाला है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल के अवसर के ऊपर हमारी टीम की तरफ से सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए भी गए हैं, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन्ड है, आप इन पे आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। दोस्तों, डेट है आज की 31 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको जो नया साल आ रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी उम्मीद यही है कि आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, सब लोग स्वस्थ रहेंगे एंड आने वाला जो साल है वो आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। दोस्तों, कल मेरी शिवम सर से भी बात हो रही थी एंड वो बता रहे थे कि किस तरह से ना, जब 31 दिसंबर से हम 1 जनवरी की तरफ मूव करते हैं तो अचानक से हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है। हमें लगता है यार इस साल तो मैं सब कुछ कर लूंगा, और उस चक्कर में हम बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बना देते हैं। बट वो रेजोल्यूशन शायद 2 3 4 5 दिन चलते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम भी बोर हो जाते हैं एंड फिर वही लेथार्जिक सी लाइफ में आ जाते हैं। आप कल भी इनफैक्ट देखना, कल भी बहुत सारे बच्चे देखना प्रीलिम बूस्टर देखेंगे, सोचेंगे कि नए साल के अंदर अच्छे से रेगुलरली करेंगे, पर वो रेगुलरिटी फिर खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, आज के दिन ना थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है। क्या रिफ्लेक्ट करना है कि इस साल में आपने क्या गलतियां करी, कैसे कैसे काम किया। अब वही सेम चीज, जो चीजें पुरानी थी ना, जो गलत चीजें करी थी या कुछ रूटीन वाली जो चीजें जो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो एंड उनको आप रिफाइन करो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आप डेफिनेटली इसको करिएगा। फिर अपने आप को एक बैलेंस बना के चलना ब्रेक्स के साथ। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो ना तो कई बार बर्नआउट हो जाते हो। 10 दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फिर 10 दिन बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करा। वो चीज बहुत ही गलत चीज है। आप एक बैलेंस में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, तब बर्नआउट नहीं होगा एंड आपका दिमाग भी एक तरह से आपका रिचार्ज होता रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको जो हाई इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, वो कहीं ना कहीं देखने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पीवाई क्यूज अगर अभी तक आपने छोड़ रखे हैं, प्लीज उनको मिस मत करिएगा। जो चीजें बार बार यूपीएससी पूछ रहा है उनके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड ये बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाने की जगह, अगर आप अपनी लाइफ को छोटे छोटे माइक्रो गोल्स में आप अपने डिवाइड करोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि छोटे छोटे गोल सेटअप करना ही अक्सर बड़े माइलस्टोन में तब्दील हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी क्या लर्निंग रही 2024 से, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। आई एम श्योर आपके कमेंट से मुझे भी और हमारी जो कम्युनिटी है उसको सीखने का भी बहुत कुछ मौका मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक हमारे सामने है टाइगर ट्रांसलोकेशन के बारे में। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा 15 टाइगर्स ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश टू 3 स्टेट्स ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 15 टाइगर ट्रांसलोकेट होंगे, ये होंगे आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व है ना, वहां से इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप नोटिस करो, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत हैवी लेवल के अंदर आपको टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी विद 785 टाइगर्स। सबसे ज्यादा टाइगर भारत के अंदर आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ से जो टाइगर्स होंगे उनमें से 4 टाइग्रेसेस जो हैं वो राजस्थान ट्रांसलोकेट होंगी, छत्तीसगढ़ में 2 मेल टाइगर और 6 टाइग्रेसेस, उड़ीसा के अंदर 1 मेल टाइगर और 2 टाइग्रेसेस को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाएगा। जितना भी ट्रांसलोकेशन का खर्चा आएगा, ये जो स्टेट उनको रिसीव कर रही है ना,
उनको खर्चा वो देना पड़ेगा, यानी कि राजस्थान पूरा खर्चा इसका उठाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे 8 टाइगर्स का एंड ओडिशा यहाँ पे जो 1 मेल और 1 टाइग्रेस है, ये सारा खर्चा ट्रांसलोकेशन का इन स्टेट्स को यहाँ पे उठाना होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जिन-जिन स्टेट्स के अंदर यहाँ पर टाइगर्स भेजे जा रहे हैं, वहाँ पर हम इनको या तो रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन डेफिनिटली बेहतर हमें देखने को मिल जाएगी। ये पहली बार नहीं हो रहा, पास्ट में भी ऐसे ट्रांसलोकेशंस हुए हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे 2018 के अंदर 2 टाइगर्स रिलोकेट हुए थे फ्रॉम कान्हा एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टू सतकोशिया टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। तो इससे कहीं न कहीं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन कम हो चुकी है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वापस से उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है एंड साथ ही साथ जब मध्य प्रदेश के अंदर जैसे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो इस चक्कर में टाइगर्स भी ना आपस में कई बार उनकी ओवर पॉपुलेशन से भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। एक टाइगर बोलता है ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया है और उस चक्कर में उनमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, वहाँ से दूसरे एरियाज़ में उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर भी टाइगर पॉपुलेशन बढ़िया हो एंड यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट्स है ना, वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएँ। बाकी एनटीसीए डेफिनिटली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जो स्टेट रिसीव कर रही है, वही सारा का सारा खर्चा यहाँ पे उठाती है। अब यहाँ पर 3 टाइगर रिज़र्व्स की बात हुई, कान्हा टाइगर रिज़र्व की, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की और पेंच टाइगर रिज़र्व की। मैं थोड़ा-सा आपको ना इन तीनों की एक बार आपको यहाँ मैप में आपको लोकेशन समझा देता हूँ। जब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ना कान्हा टाइगर रिज़र्व की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे दिस इज़ योर कान्हा टाइगर रिज़र्व। ये जो कान्हा टाइगर रिज़र्व है, ये दरअसल में आपको जो सतपुरा माउंटेन्स है ना, उनकी जो मैकाल रेंज है, वहाँ पर इसका लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ पेंच टाइगर रिज़र्व की, तो पेंच टाइगर रिज़र्व बिल्कुल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ हिस्सा एमपी के अंदर है एंड कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की, तो बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व दरअसल में जो विंध्यन रेंजेस हैं एंड सतपुरा रेंजेस, इनके बीच में आपको देखने को मिल जाता है कौन-सा बांधव टाइगर रिज़र्व। आप बाकी टाइगर रिज़र्व भी देख सकते हो, पर इनके बारे में हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड और अच्छे से करना है। मैंने आपको जैसे बताया कान्हा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व देखने को मिल जाएगा। बांधवगढ़ के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है रॉयल बंगाल टाइगर की। कुछ और पॉइंटर्स जैसे अगर आप नोटिस करा पाओगे, कान्हा टाइगर रिज़र्व के अंदर क्या होता है ना, कान्हा टाइगर रिज़र्व के अंदर आपका पहला टाइगर रिज़र्व है भारत के अंदर जिसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट है दैट इज़ भूर सिंह द बारासिंगा और उसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि ये भूर सिंह बारासिंगा वाला, तो कान्हा उसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सॉल्ट ट्रीज़ हैं कान्हा के अंदर एंड माइस डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएँगे एंड काफ़ी सारे रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ के अंदर भी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है? बांधवगढ़ फोर्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के अंदर एंड ये लिंक्ड है लॉर्ड राम एंड लॉर्ड लक्ष्मण के साथ। बाकी इसके साथ ही साथ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर भी बहुत सारे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स, वॉल्स, जैकाल्स, सांबर, नीलगाय ये सब आपको देखने को मिल जाएँगे। एंड लास्टली अगर मैं बात करता हूँ आपके पेंच टाइगर रिज़र्व की, राइट? तो पेंच टाइगर रिज़र्व ये जो रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक है ना, तो पेंच रिवर यहाँ से फ्लो करती है यहाँ से, तो इनफैक्ट यहाँ पर भी टीक, साग, महुआ ये सब देखने को मिल जाता है। तो ये सब बातें थी जो हमें टाइगर ट्रांसलोकेशन के बारे में पता होनी चाहिए थी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं दैट इज ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों होता पता क्या है, दरअसल में आप लोगों ने टर्म सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको जी सेक्स के नाम से भी बोला जाता है। इनफैक्ट काफी अलग अलग जगह के ऊपर इसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में अगर जैसे आपकी सरकार को पैसों की जरूरत होती है ना, उसके लिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट, मतलब अपने घाटे को एक तरह से मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं। नॉर्मली अगर ये शॉर्ट टर्म होती है ना, तो उनको हम ट्रेजरी बिल बोल देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, जो ट्रेजरी बिल होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को इशू नहीं करती। और ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, ठीक है? यानी कि फॉर एग्जांपल आपका 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के लिए आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज देखने को मिल जाती हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकता है, टी बिल्स भी और बॉन्ड्स भी, एंड स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बॉन्ड्स ही इशू करता है, जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या एसडीएल के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि देखो ये पैसा रेज कौन कर रहा है, पैसा रेज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा।
अब इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दीज आर रिस्क फ्री, क्योंकि आप जानते हो कि सरकार तो पैसा रिटर्न कर ही देगी, है ना। अगर सरकार ही पैसा रिटर्न नहीं कर पा रही, सरकार दिवालिया हो गई है, फिर तो देश ही एक तरह से डूब गया एक तरह से। बट नॉर्मली हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि सरकार के पास तो पैसा है ही, है ना, सरकार तो रिटर्न कर ही देगी, नया पैसा प्रिंट करके या कैसे भी करे, बट कहीं ना कहीं सरकार तो डेफिनेटली पैसा प्रीपे कर देगी। इसीलिए इनको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज यहाँ पे बोला जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पता क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी से जो मार्च का समय है ना, इसके अंदर लगभग 3.94 लाख करोड़ इतना पैसा बोरो करेगी वाया ट्रेजरी बिल। अगर हम बात करें अभी अक्टूबर से दिसंबर की, तो वहां पर लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया था। अब पहली बात तो आप ये समझो, ये जो आपके टी बिल्स होते हैं ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। देखो कूपन आप समझते हैं, कूपन में पता क्या होता है, जैसे मान लो आज आपने कुछ 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, फिर लेट से 1 साल के बाद इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल गया, लेट से 10%, तो 10 रुपये आपको मिल गए होंगे। दूसरे साल के बाद भी आपको ऐसे 10 रुपये मिल गए होंगे, तीसरे साल के एंड में भी आपको 10 रुपये मिल गए होंगे। फिर 3 साल का अगर मान लो ये पूरा का पूरा था, तो 3 साल के बाद आपको पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है, 100 रुपीज आपको वापस मिल जाते हैं। अब हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, 100 रुपये डाले थे, 100 रुपये वापस आ गए, है ना। बट ये बीच में आपको 10 10 10 मिले ना, ये सब होते हैं कूपन्स, ठीक है, इनको हम जानते हैं कूपन्स के नाम से। अब टी बिल्स के अंदर ना ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कूपन्स का, टी बिल्स के अंदर आपको कूपन्स वगैरह मिलते ही नहीं है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर फिर फायदा क्या हुआ, अगर ये 10 10 10 हमें मिलेंगे ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट, मतलब अगर 100 वाली चीज आपको 1 साल के बाद मिलना है ना, अगर आपको 1 साल के बाद 100 रुपया मिलना है, तो आज जो आपको सरकार को दोगे वो कितना दोगे, वो 90 रुपए दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट, और यहाँ कोई कूपन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बस 100 वाली चीज आपने 90 में एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया था, समझो कि 90 में खरीद लिया था, 90 में आपने इन्वेस्ट कर दिया था। अब 1 साल के बाद या जो भी आपका टाइम पीरियड है, मतलब 91 डेज 182 डेज, जो भी आपका टाइम पीरियड है उस हिसाब से आपको इतना पैसा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू अपॉन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब जो भी आपका टाइम था 91 डेज या जो भी था, ठीक है। तो इसके माध्यम से शॉर्ट टर्म फंड्स आपकी सरकार रेस करती है। अब हो सकता है बैंक्स जो हैं इसको इस्तेमाल करें अपनी एसएलआर कोटा की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर जब बैंक आरबीआई से उधार लेती है रेपो रेट के ऊपर, तो बदले में उसको सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं भी, आपके जैसे इंडिविजुअल्स भी, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स के अंदर। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे लिक्विडिटी मैनेज करना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बन जाता है। बाकी आप लोग जानते होंगे ओएमओक्स के बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पर क्या होता है ना, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करती है। अगर तो आरबीआई लेट से सेल कर रही है अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो मार्केट से बदले में पैसा वापस ले रही होगी। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए आरबीआई मार्केट से बाय कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बाय कर रही है, तो बदले में पैसा वो मार्केट में डाल रही होगी, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, एंड उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स का भी या और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी, इन ऑर्डर टू, मतलब या तो लिक्विडिटी को सक करने के लिए या फिर लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आरबीआई इस तरह से रेगुलर ऑक्शंस करता है ट्रेजरी बिल्स का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ताकि बोरिंग प्रोसेस काफी स्मूथ हो पाए। तो ट्रेजरी बिल्स के फायदों की बात करें तो डेफिनेटली मैंने जैसा बताया ये रिस्क फ्री होती है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतलब सेफ एंड सिक्योर इसको माना जाता है। आराम से आप किसी को भी और को बेच सकते हो, लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपने एक कम रिस्क वाला एसेट जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है, तो डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद हो जाती है। बाकी कुछ इश्यूज क्या रहते हैं कि आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर इनको कौन बाय करता है, ज्यादातर इनको आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफी कम हो जाता है, रिटर्न्स काफी कम होते हैं, काफी कम पैसा ही आप इसके माध्यम से कमा सकते हो, कोई खास इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, है ना। एंड आप नोटिस कर पाओगे अगर कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, उससे भी दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको टी बिल्स के बारे में पता होने चाहिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सी ऑटर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सी ऑटर्स क्या हैं। देखो सी ऑटर्स जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको एक्वाटिक मैमल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि
पैसिफिक ओशन का कोस्ट हो गया, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, एंड कुछ आपके एशिया के हिस्से जैसे फॉर एग्जांपल रशिया जापान में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ज़्यादातर अपना जो समय होता है ना, वो पानी के अंदर ही स्पेंड करते हैं। कभी-कभार थोड़ा ऐसे ही आराम करने के लिए शोर की तरफ आ जाते हैं, बट नॉर्मली आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं? पानी के अंदर ही। आप लोगों ने ना केल्प फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है? जब मैं बात करता हूँ ना केल्प फॉरेस्ट की, ये दरअसल में अंडर वाटर इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएँगे, राइट? जो कि बने होते हैं डेंस स्टैंड ऑफ केल्प के। बेसिकली जो ब्राउन एल्गी होती है, जो कहीं न कहीं कूल और शैलो वाटर्स में आपको देखने को मिलती है, दोज़ आर केल्प। तो केल्प फॉरेस्ट इस तरह से आपको अंडरग्राउंड नहीं, अंडर वाटर इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएँगे। अब इन पर्टिकुलर केल्प फॉरेस्ट के अंदर आपको डेफिनिटली आपको सी ऑटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट? एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे इनकी वाटर रिपेलेंट फर होती है, एंड नाक से, ईयर्स से इनके ईयर्स भी होते हैं, मतलब जो पानी में क्लोज हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ये ना आपके बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर खाना खाते हैं। एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि जितना इनका वेट होता है ना, उसका 1/4 जो वेट का खाना होता है, वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हाइपोथर्मिया को अवॉइड करना होता है। हाइपोथर्मिया का मीनिंग होता है अचानक से अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए, मान लो कोई बहुत ठंड में है, तो अचानक से अगर उसका बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है ना, उसको बोला जाता है हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया से बचने के लिए ये कहीं न कहीं खूब खाना खाते हैं। खूब खाने में क्या खाते हैं? मोस्टली ये क्रैब्स खाते हैं, जो आपके केकड़े होते हैं ना, उनको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर खाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि एक जो सी ऑटर है ना, वो 1 साल के अंदर 50,000 से लेकर लगभग 1,20,000 केकड़े के बीच में ये 1 साल में कंज़्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए किया जाता है ताकि हाइपोथर्मिया से यहाँ पे ये बच पाएँ। तो डेली का ना अपने आप को गर्म रखने के लिए, मेटाबॉलिज़्म को सही रखने के लिए ये इतना ज़्यादा ये कंज़्यूम करते हैं, नियरली 25% ऑफ देयर बॉडी वेट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्निवोरस हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया सी अर्चिन्स हो गया, क्रैब्स हो गया, क्लैम्स, फिशेज़, ये सब यहाँ पे कंज़्यूम करते हैं। ये एक तरह की कीस्टोन स्पीशीज़ हैं। कहीं न कहीं आप कंट्रोल करते हैं ये पॉपुलेशन क्रैब्स, केकड़े वगैरह की, सी अर्चिन्स की, जो कहीं न कहीं काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको ये कंज़्यूम कर लेते हैं। तो क्लाइमेट के लिए सिग्निफिकेंस डेफिनिटली इनका भी है। आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर सी जो आपके सी ऑटर्स हैं, वो काफ़ी भारी मात्रा के अंदर कार्बन को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिससे ओशन एसिडिफ़िकेशन एक तरह से कम हो जाता है, एंड जो मरीन बायोडायवर्सिटी है, वो प्रोटेक्टेड रहती है। बाकी इनकी सब स्पीशीज़ की बात करें तो नोटिस कर पाओगे एशियन सी ऑटर हो गया, नॉर्दर्न सी ऑटर हो गया, सदर्न सी ऑटर हो गया, ये अलग-अलग एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाएँगे, एंड सबका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड ही देखने को मिलता है। बाकी जैसे मैंने कहा था, डेफ़िनेटली ये सी ऑटर्स जो हैं, वो ग्रीन क्रैब्स को, जो ग्रीन केकड़े होते हैं, उनको कंज़्यूम करते हैं। इनको सुपर वोरेशियस प्रेडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये कंज़्यूमर्स करते हैं इन चीज़ों को, एंड साथ-साथ इनका इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। ये लोकेशन बेस्ड एक टॉपिक है कैनरी आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी ना एक रिपोर्ट आई है सामने, जो ये बात कर रही है कि बहुत सारे लोग ना, जो कहीं न कहीं यूरोप के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कैनरी आइलैंड्स का एज़ अ स्टेपिंग स्टोन, एंड पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी होती है। नियरली 10,000 लोग 2024 के अंदर उनकी यहाँ पे डेथ हो गई, आपको इसी तरह से इल्लीगली यहाँ पे क्रॉस करते समय। तो थोड़ा-सा हमें कैनरी आइलैंड्स के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर ये कैनरी आइलैंड्स है क्या? देखो टेक्निकली अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कैनरी आइलैंड्स आपका ज्योग्राफिकली देखोगे, तो ज्योग्राफिकली ये अफ्रीका का हिस्सा है। बट अगर आप पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली देखोगे, तो कैनरी आइलैंड दरअसल में आपके यूरोप का हिस्सा हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कैनरी आइलैंड क्या है? दिस इज एन ऑटोनोमस स्पेनिश आर्किपेलागो, ठीक है? आपको स्पेनिश आपको आर्किपेलागो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफिकली आपका अफ्रीका के अंदर है, बट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ये आपके यूरोप का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना आप लोग नोटिस करते होंगे, देयर इज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना? इधर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके मेडिटेरियन सी है। तो बिल्कुल स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बिल्कुल पास में ही आपको यहाँ पर ये कैनरी आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1300 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, एंड साथ-साथ मोरक्को के तो बिल्कुल पास में ही है, ठीक है? लगभग 100 किलोमीटर आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ना एक बहुत ही फेमस करंट के बारे में सुना होगा, ओशन करंट्स आप पढ़ते ही हो अपने ज्योग्राफी के अंदर, एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैनरी करंट।
कैनरी करंट क्या है? ये एक आपको कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप गल्फ स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस समझते हो कि कैसे कहीं ना कहीं गल्फ स्ट्रीम क्या करती है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के अंदर जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी ठंड नहीं होने देती, उसको गर्म रखती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म आपको करंट देखने को मिल जाएगा। फिर आगे ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, एंड यहाँ पर आपको एक कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा, कैनरी करंट। ये कैनरी करंट नाम कहाँ से आया सर? अरे भाई इसी से आया, कैनरी आइलैंड से ही आपको ये नाम आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो, ये जो कैनरी आइलैंड्स फॉर्म हुए हैं, ये वॉल्केनिक eruption से यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। कुछ एक वॉल्केनो जैसे फॉर एग्जांपल टेडे पीक हो गया, वो अभी भी एक्टिव है। यहाँ पर आपको ब्लैक सैंड आपको देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक eruptions। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, इसका आप नाम देख सकते हो, फ्यूरिट वेंचुरा, ठीक है। यहाँ पर आपके कैनरी इजिप्शियन जो वल्चर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी करंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है। ये जो करंट होता है, ये ड्राई रेनलेस जो कंडीशन होती हैं अक्रॉस द कोस्टल एरियाज ऑफ सदर्न डेजर्ट, उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कुछ बातें थी कैनरी आइलैंड्स के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एम सैंड के बारे में। देखो आप लोगों ने सैंड के बारे में सुना होगा। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना सैंड की, तो सैंड क्या है? सैंड एक माइनर मिनरल है अंडर जो हमारा एक्ट है एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, उसके अंतर्गत माइनर मिनरल का दर्जा दिया गया है। एंड इस वजह से जो कंट्रोल होता है सैंड के ऊपर, वो किसके पास है? वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको इसका कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान ने एक पॉलिसी लेकर आया है एम सैंड पॉलिसी की, जिस वजह से ये न्यूज में है। बट अदरवाइज ऑल्सो एम सैंड काफी टाइम से न्यूज में रहा, थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। देखो एम सैंड का मतलब क्या है? एम का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। एक तो आपको सैंड देखने को मिलती है जो आप अपने ठीक है ना, अलग अलग जो आपके रिवर सैंड होता है, वहां से आप कहीं ना कहीं उसको लेके आते हो, वो तो नेचुरल सैंड है। पर सैंड को आप खुद भी बना सकते हो। खुद भी मतलब हमारे पास मशीनें आ चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक मशीन है। ये मशीन क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट मशीन। ये आपके सामने जो मशीन है, अब इसमें क्या होगा? इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस मशीन के थ्रू हम यहाँ पे सैंड बनाएंगे। कैसे? देखो, या तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ग्रेनाइट, पेबल्स, बसाल्ट, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, ये इनपुट होंगे हमारे इनपुट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे क्रश्ड रॉक फाइन है, ठीक है ना, या फिर अगर कोल माइंस वगैरह का जो होता है, या फिर लेट्स से ओपन कास्ट जो कोल माइनिंग है, वहां से जो सॉइल रिमूव हुई वो भी इस्तेमाल करी जा सकती है। तो इस तरह से अलग अलग इनपुट्स के माध्यम से हम देंगे इस मशीन के अंदर, एंड वो मशीन प्रॉपर अपना सारा पूरा प्रोसेस करेगी। एंड फिर जो आउटपुट होगा, आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? हमें मैन्युफैक्चर्ड सैंड देखने को मिल जाएगी। आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या है? भाई मुझे एक चीज बताओ, दुनिया में सैंड कम है, ठीक है, दुनिया में जो नेचुरल सैंड है वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल रही है। तो इसका फायदा यही होगा कि जो कंस्ट्रक्शन डिमांड के अंदर सैंड का इस्तेमाल होता है, वहां पर अब हम नेचुरल सैंड ना इस्तेमाल करके हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट इफेक्टिव है, ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल सैंड। बाकी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना नेचुरल सैंड की, तो नेचुरल सैंड के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड्स के अंदर इम्प्योरिटी कम होंगी, ग्रेन साइज यूनिफॉर्म होगा, उसकी शेप यूनिफॉर्म होगी, तो ये बेनिफिट्स हो गए। इन्वायरमेंट का भी बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नेचुरल सैंड माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। पानी का कंजम्पशन भी कम होगा, क्योंकि नेचुरल सैंड को हम कहीं ना कहीं वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है उसके समय, मैन्युफैक्चर्ड सैंड में वो वॉशिंग भी नहीं रिक्वायर्ड, तो पानी का कंजम्पशन कम हो गया। बाकी एक्चुअली में पता क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना माइंस की, जब लेट से आपने कुछ माइंस थी, जैसे आपने कोल एक्सट्रैक्ट किया किसी माइन से, ठीक है, अंडरग्राउंड माइन है, अब उसके बाद क्या होता है, उसमें वॉइड्स रह जाते हैं। वॉइड मतलब कुछ खाली जगह रह जाती हैं। उस खाली जगह को भरने के लिए क्या चाहिए होता है? हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक तरह से ना वो फिर सरफेस जो माइन वाला है वो नीचे धस ना जाए, वो सब साइड ना हो जाए, इसके लिए हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। पर अब जब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास जब मैन्युफैक्चर्ड सैंड आ गई है, तो हम अब माइंस के जो छेद थे, जो वॉइड्स थे, उनको फिल करने के लिए क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो उससे माइंस की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली देयर आर मेनी बेनिफिट्स व्हिच आर ऑफ
मैन्युफैक्चर्ड सैंड, बाकी इससे रिवर बेड इरोजन भी कम होगा एंड कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहेगा। तो आप नोटिस कर पाओगे जो आपकी रिवर सैंड है वो तो खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड आप खुद जितना मर्जी आप बनाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके पार्टिकल थोड़े एंगुलर एंड रफ होते हैं, बाई कंसिस्टेंट होती है एंड इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होती है मैन्युफैक्चर्ड सैंड के अंदर, वेयर एज जो रिवर सैंड होती है वहां पर आपको अच्छी खासी इम्प्योरिटीज देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चर्ड सैंड बेटर भी है, सस्ती भी है। तो इसके लिए यहाँ पे सारी सरकारें जो है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कोशिश कर रही हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड को और इंक्रीज करने की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी भारतीय आर्मी के 334 आर्मी जो पर्सनल हैं वो यहाँ पर डिपार्ट हुए हैं नेपाल के लिए फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज सूर्य किरण। देखो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है ना, वो भारतीय आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। एक साल ये इंडिया में होती है, एक साल आपके फिर नेपाल के अंदर। तो इस समय हम नेपाल के अंदर ये 18वां एडिशन इसका देखने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। इसके माध्यम से क्या होता है, दोनों देश आपस में मिलकर साथ में कैसे काम कर सकते हैं इन स्पेशली जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन्स, उसके लिए यहाँ पर ये इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं। प्लस HADR जो होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उनको भी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। HADR का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमें क्विकली। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो हम खासकर ध्यान देते हैं HADR के ऊपर, क्योंकि जिंदगियां बचाने के लिए, सफरिंग को कम करने के लिए एंड ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहे ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्राइसिस, उसके लिए HADR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके अंदर खाना प्रोवाइड करना इमरजेंसी के समय के ऊपर, पानी हो गया, मेडिकल केयर, शेल्टर, प्रोटेक्शन, जो भी लोग इफेक्टेड हुए हैं, वो सारी एक्टिविटीज अलग अलग जो होती हैं वो HADR के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। आज हम लोग MCQs नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आज 31 दिसंबर है। आप लोग भी अपना नया साल अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कल हम MCQs भी डिस्कस कर लेंगे। पर आपकी जो भी लर्निंग है ना, मुझे आप लोग जरूर बताना अपने कमेंट के अंदर इस साल की, आपकी कुछ भी यादगार पल हो, कुछ ऐसी लर्निंग हो, डेफिनेटली आप बताना। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था PM केयर्स फंड के बारे में। अब यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो बात लिखी है ना कि सरकार की तरफ से बजटी सपोर्ट मिलता है, ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि सरकार की तरफ से कोई बजटी सपोर्ट यहाँ नहीं देखने को मिलता, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाल्टिक सी की बात करें तो डेफिनेटली अटलांटिक ओशन के साथ ये कनेक्ट करता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको सीरिया के अंदर ही देखने को मिलेंगे। एंड लास्टली राखीगढ़ी की बात करें तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ना कि पंजाब के अंदर, इसलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।